Hello guys, welcome to my YouTube channel Expand Nursing Knowledge and today our topic is cataract। तो आज हम cataract को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे इसके डेफिनेशन, टाइप्स, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट which include surgical as well as nursing management। So let's start the video। So first is definition। तो definition क्या है cataract की? It is a clouding in the crystalline lens of the eye, varying in degree from slight to complete opacity and obstructing the passage of light। तो कैटरेक्ट क्या होता है? सिंपली ये क्रिस्टलाइन जो लेंस होती है आईज के अंदर उसकी क्लाउडिंग हो जाती है, जिसके कारण जो पैसेज ऑफ लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग और ओपेसिटी ऑफ द लेंस दैट लीड्स टू ब्लरिंग ऑफ विजन एंड इवेंचुअली लॉस ऑफ साइट। तो कैटरेक्ट क्या होता है? क्लाउडिंग और ओपेसिटी हो जाती है लेंस की, जिसके कारण फर्स्ट ऑफ ऑल जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, एट द एंड लॉस ऑफ साइट हो जाता है, इट मींस ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, फर्स्ट इज कंजेनिटल कैटरेक्ट एंड सेकंड इज एक्वायर्ड कैटरेक्ट। तो कंजेनिटल कैटरेक्ट क्या होता है? कंजेनिटल कैटरेक्ट रेफर्स टू हैविंग क्लाउडीनेस ऑफ लेंस एट बर्थ और अ चाइल्ड बोर्न विद कैटरेक्ट। तो कंजेनिटल कैटरेक्ट क्या होता है? जब एक जो चाइल्ड है वो कैटरेक्ट के साथ ही उसका वो बॉर्न हुआ है तो उसको कंजेनिटल कैटरेक्ट बोल देते हैं। दिस में बी कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, इन्फेक्शियस डिसीज और ड्रग्स। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, इट मीन्स उसकी मदर को कैटरेक्ट है तो उसके कारण उसको बेबी को भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसीज, कोई इन्फेक्शियस डिसीज होने के कारण या जो सर्टेन ड्रग्स के कंज्यूप्शन के कारण हो सकता है कंजेनिटल कैटरेक्ट। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड कैटरेक्ट। तो एक्वायर्ड कैटरेक्ट क्या होता है? Cataract that occurs due to certain factors after birth, such as aging process, any injury, or any systematic disorder. So it is clear from the name that acquired cataract क्या होता है? After birth जो child है उसको cataract हुआ है तो उसको acquired cataract बोल देते हैं। So जो वो certain causes के कारण हो सकता है, like aging process, कोई injury के कारण या systematic disorder के कारण। There are सब टाइप्स होती हैं acquired cataract के, जैसे डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट। डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट क्या होता है? कोई जो कैटरेक्ट है वो स्किन डिसऑर्डर के कारण हुआ है, तो वो स्किन डिसऑर्डर जो लॉन्ग टर्म स्किन डिसऑर्डर थी एट लास्ट उसकी कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट हो गई। नेक्स्ट इज रेडिएशन कैटरेक्ट। रेडिएशन के कारण ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, जो किसी ट्रॉमा के कारण या इंजरी के कारण कैटरेक्ट हुआ है। टॉक्सिक कैटरेक्ट लाइक कोई टॉक्सिन के कारण, केमिकल एक्सपोजर के कारण हो सकता है। सेनाइल कैटरेक्ट क्या होता है? इसमें थिकनिंग ऑफ द लेंस, जो लेंस होती है उसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, उसके कारण उसको सेनाइल कैटरेक्ट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर्स। तो देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कैटरेक्ट कॉज करते हैं। फर्स्ट इज एजिंग। ड्यू टू एजिंग प्रोसेस लेवल ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इंक्रीज इन द बॉडी विच लीड्स टू लॉस ऑफ लेंस ट्रांसपेरेंसी। तो एजिंग के कारण क्या होता है? बॉडी में सोडियम और जो कैल्शियम है उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी होती है वो लॉस हो जाती है, जिससे कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिक फैक्टर्स। टॉक्सिक फैक्टर्स में क्या होता है? इट इंक्लूड्स एक्सेसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्मोकिंग एंड यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। तो टॉक्सिक फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कंज्यूप्शन होने के कारण, स्मोकिंग होने के कारण या यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, तो सर्टेन जो ड्रग्स है वो उसका यूज करने से भी केमिकल का सर्टेन एक्सपोजर होने से भी जो कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में क्या है? पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर जो डाइट है वो नहीं ले रहा है जो पेशेंट, उसको होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी, जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जब इसका लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज अनदर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड का जो लेवल है बॉडी में कम होने के कारण। ब्लंट ट्रॉमा, परफोरेशन ऑफ लेंस विद अ शार्प ऑब्जेक्ट और फॉरेन पार्टिकल, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ब्लंट ट्रॉमा के कारण हो सकता है, जो लेंस है वो परफोरेट हो गया, उसमें होल हो गया है किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कारण, तो वो हो सकता है। या फॉरेन पार्टिकल के कारण जो
सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन सनलाइट एंड एक्सरे, तो यूवी रेज के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आने से हो सकता है। नेक्स्ट इज सिस्टमिक डिसऑर्डर्स एंड सिंड्रोम्स, तो फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज होने के कारण रेटिनल डिसऑर्डर है कोई, उसके कारण भी हो सकता है कोई, या इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अर्ली सिम्टम्स, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज लेट सिम्टम्स। फर्स्ट इज अर्ली सिम्टम्स में क्या है, ब्लर्ड विजन, तो शुरुआत में पेशेंट को जो उसका विजन है वो ब्लर हो सकता है। डिक्रीज कलर परसेप्शन इन द सेंस कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। नेक्स्ट इज फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट, तो फियर ऑफ लाइट, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकता है। पुअर नाइट विजन, तो पुअर नाइट विजन हो सकता है। नेक्स्ट इज लेट सिम्टम्स में क्या होता है, डिप्लोपिया रेफर्स टू डबल विजन, तो पेशेंट को चीजें डबल दिखाई देती हैं। रिड्यूस विजुअल एक्यूटी प्रोग्रेसिंग टू ब्लाइंडनेस, तो इसमें विजुअल जो एक्यूटी है वो बहुत ज्यादा कम होने के कारण ब्लाइंडनेस हो सकता है। एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स, तो रेड रिफ्लेक्स जो है प्यूपिल का वो एब्सेंट होगा इन अ सीवियर केस। प्रेजेंस ऑफ वाइट पीपल जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन सी है। फर्स्ट इज डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी स्नेलन टेस्ट, तो जो स्नेलन टेस्ट होता है उसमें जो है लेटर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं उसको रीड करना होता है टू द सर्टेन डिस्टेंस के थ्रू, उसमें जो है विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होगी पेशेंट की, तो जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएट किया जाता है इसमें। इन दिस स्नेलन चार्ट इज यूज्ड टू मेजर विजुअल एक्यूटी। नेक्स्ट इज ऑफ्थैल्मोस्कोपी क्या होता है, इट इज एन आई टेस्ट विच यूजेस अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड अ लाइट टू एग्जामिन द फंडस ऑफ द आई, तो क्या होता है, एक आई टेस्ट है जो ऑफ्थैल्मोस्कोपी है, इसमें एक मैग्नीफाइंग जो लेंस है उसका यूज किया जाता है अलोंग विद द लाइट एग्जामिन करने के लिए फंडस ऑफ द आई। तो फंडस क्या होता है आई का, जो बैक ऑफ द इनसाइड ऑफ द आई है, तो आई का जो बैक एरिया है इनसाइड ऑफ द आई का जो बैक एरिया है उसको फंडस बोल देते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना क्या होता है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई विच इज लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, ये जो लाइट या इमेज को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर ब्रेन तक भेजती है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व है उसको एग्जामिन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑफ्थैल्मोस्कोप। ओके, द प्यूपिल में बी डायलेटेड, जो प्यूपिल है उसको डायलेट किया जा सकता है विद मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स, तो मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स फॉर एग्जांपल ट्रोपिकामाइड जो है इंस्टिल किया जाता है एज प्रिस्क्राइब्ड, सो द डॉक्टर कैन सी थ्रू द प्यूपिल टू बैक ऑफ द आई, सो दैट जो प्यूपिल है प्रॉपर डायलेट हो जाए और उसके जो आईज के अंदर इंटरनल एरिया उसको प्रॉपर एग्जामिन किया जा सके। नेक्स्ट इज स्लिप लैम्प बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अ स्लिप लैम्प इज अ माइक्रोस्कोप विद अ ब्राइट लाइट यूज्ड ड्यूरिंग एन आई एग्जाम, तो स्लिट लैम्प क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप है विद अ ब्राइट लाइट यूज्ड ड्यूरिंग एन एग्जाम, आई एग्जाम के ड्यूरिंग इसको यूज किया जाता है। इट गिव्स योर ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट अ क्लोजर लुक एट स्ट्रक्चर्स एट द फ्रंट ऑफ द आई, तो जो फ्रंट ऑफ द आई है, जो स्ट्रक्चर्स जो एट फ्रंट आई के प्रेजेंट होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपिक जो है उसका यूज किया जाता है। ओके, इट इज की टूल इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ योर आईज एंड डिटेक्टिंग आईज डिसीज, तो इसमें आई डिसीज जो है इसको प्रॉपर डिटेक्ट किया जा सकता है और हेल्थ जो है प्रॉपर आईज जो है हेल्दी है या नहीं तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, तो फर्स्ट जो सर्जरी है वो है ICCE जिसको इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। इन दिस सर्जरी द एंटायर लेंस इंक्लूडिंग न्यूक्लियस कॉर्टेक्स एंड कैप्सूल, जो लेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं न्यूक्लियस कॉर्टेक्स एंड कैप्सूल, इनको एंटायरली जो है इज रिमूव्ड एंड वेरी फाइन सूचर्स आर यूज्ड टू क्लोज द इंसिजन, तो इसमें एंटायर जो लेंस है उसको रिमूव कर दिया जाता है और एक फाइन सूचर्स जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन जिसको ECCE भी बोल देते हैं, इन ECCE a portion of the anterior capsule is removed allowing extraction of the lens nucleus and cortex। so इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर कैप्सूल है लेंस का उसको रिमूव किया जाता है जिससे क्या हो, जो लेंस का जो न्यूक्लियस है और कॉर्टेक्स है उसको प्रॉपरली रिमूव किया जा सके। द पोस्टीरियर कैप्सूल जो है उसका और जोन्यूलर सपोर्ट है
उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज फेको एमोसिफिकेशन। तो फेको एमोसिफिकेशन क्या होता है? दिस मेथड ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी यूजेस एन अल्ट्रासोनिक डिवाइस that liquefies the nucleus and cortex, which are then suctioned out through a tube. The posterior capsule is left intact. तो फेकोइमर्सिफिकेशन में क्या होता है? जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी है, एक मेथड ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी बोला जाता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक डिवाइस जो है, एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस होता है जिससे जो न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स जो होते हैं, लेंस का जो पार्ट है, उसको ल्यूकिफाई कर दिया जाता है और उसको देन सक्शन आउट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। और जो पोस्टीरियर कैप्सूल है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज लेंस रिप्लेसमेंट। आफ्टर रिमूवल ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस द पेशेंट्स आई इज रिप्लेस्ड विद अ न्यू लेंस टू सी क्लियरली। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको रिमूव करने के बाद उसको जो लेंस है उसको दूसरे आर्टिफिशियल लेंस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट। तो इंट्राऑक्यूलर जो लेंस है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है? प्री ऑपरेटिव केयर। तो ऑपरेशन के पहले कौन कौन से जो नर्सिंग केयर है वो दी जाती है? फर्स्ट इज टू प्रोवाइड डायलेटिंग ड्रॉप्स एवरी 10 मिनट्स फॉर 4 डोजेस एटलीस्ट 1 आवर बिफोर सर्जरी। तो इसमें क्या होता है? डायलेटिंग ड्रॉप्स जो होते हैं वो एवरी 10 मिनट्स दिए जाते हैं, इसके 4 डोजेस दिए जाते हैं एटलीस्ट 1 आवर बिफोर सर्जरी। तो सर्जरी के 1 घंटे पहले एवरी 10 मिनट्स 4 डोज देने होते हैं डायलेटिंग ड्रॉप्स के, सो डैट जो पेशेंट का जो प्यूपिल है प्रॉपर डायलेट हो जाए और ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। नेक्स्ट इज एस्पिरिन शुड बी विदहेल्ड फॉर 5 to 6 days। तो इसमें जो एस्पिरिन जो ड्रग है वो इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि वो ना ले, उसको रिस्ट्रिक्ट करे एटलीस्ट 5 to 6 days तक। एंटीबायोटिक्स, corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory eye drops might be prescribed by doctor to prevent operative infection। तो क्या है इसमें? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो आई ड्रॉप्स हैं उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है डॉक्टर के थ्रू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी ऑपरेटिव ऑपरेशन। तो मतलब कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस हों तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले ही एंटीबायोटिक्स, ये सारे जो ड्रग्स हैं प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है? प्रोवाइड काम एंड नॉइज फ्री इन्वायरमेंट। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को काम एंड नॉइज फ्री इन्वायरमेंट देना है। प्लेस क्लाइंट इन अ स्पाइन पोजीशन विदाउट अ पिलो। तो स्पाइन पोजीशन स्ट्रेट पोजीशन देनी है विद फेस अपवर्ड। ओके, वंस द बैंडेज इज रिमूव्ड इंस्टिल द प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स। तो एक बार जो बैंडेज है, आई बैंडेज है, वो रिमूव कर दिया गया, उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड जो आई ड्रॉप्स होते हैं आफ्टर ऑपरेशन वो इंस्टिल करना है, एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट इज गिव प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो एडमिनिस्टर कर देना है पेशेंट को। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। तो इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज नॉट टू गो टू द डस्टी एंड स्मोकी इन्वायरमेंट। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अवॉइड करे डस्टी या स्मोकी इन्वायरमेंट में जाने से। नेक्स्ट इज अवॉइड हैवी लिफ्टिंग ऑन हेड एंड कफ एंड स्नीजिंग। तो अवॉइड करना है हैवी लिफ्टिंग, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, या ऑन हेड एंड कफ एंड स्नीजिंग को अवॉइड करना है। रिस्ट्रिक्ट रीडिंग एंड अदर आई वॉक एंड वॉचिंग टेलीविजन। तो रिस्ट्रिक्ट पेशेंट को कहना है कि अवॉइड करे रीडिंग अगर वो करता है, एंड अदर आई वर्क लाइक वॉचिंग टेलीविजन भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज रिटर्न फॉर सूचर्स रिमूवल आफ्टर 6 weeks। तो आफ्टर 6 weeks पेशेंट को बोलना है कि वो सूचर्स रिमूव करने के लिए एक बार फॉलो अप करे। नेक्स्ट इज हेल्थ टीचिंग। पेशेंट शुड वेयर अ प्रोटेक्टिव आई पैच फॉर 24 hours आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल रबिंग। तो पेशेंट को जो आई पैच है वो वेयर करवाना है सो डैट एक्सीडेंटल रबिंग ना हो। नेक्स्ट इज सन ग्लासेस शुड बी worn while outdoors during the day because the operated eye is sensitive to light। तो सन ग्लासेस देने हैं पेशेंट को सो डैट जो आईज हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेकर आफ्टर ऑपरेशन, सो डैट उसकी सेंसिटिविटी को प्रिवेंट किया जा सके। इफ देयर इज एनी रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, डिक्रीज इन विजन, इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर कोई रेडनेस है, पेन है या स्वेलिंग है या विजन में कोई प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को इमीडिएटली, सो डैट कोई इंडिकेशन हो इन्फेक्शन की या हेमरेज को उसको प्रिवेंट किया जा सके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड
subscribe my channel for more nursing information. Thank you for watching.